नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा और मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी साथियों का स्वागत है। आज हम गणित शिक्षण विधि के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो अति संभावित रहेंगे। इन प्रश्नों के माध्यम से आप सबका अवधारणात्मक और साथ में तथ्यात्मक दोनों प्रकार की समझ का विकास होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न लेंगे आपके साथ में, गणित शिक्षण की स्वयं सिद्ध विधि में कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, इसके पहले हमने 35 प्रश्न कर लिए थे, 36 प्रश्न शुरू करेंगे। स्वयं सिद्ध विधि की बात कर रहे हैं, मतलब ऐसी विधि जिसमें बच्चा खुद से अवधारणाओं की समझ विकसित कर लेता है और समस्याओं का हल कर लेता है। तो उसमें ऐसी कौन सी विधि है जो कि स्वयं सिद्ध नहीं होती। यूक्लिड विधि, गैर यूक्लिड विधि, आनुवांशिक विधि, औपचारिक स्वयं सिद्ध विधि। इस प्रश्न के ऑप्शंस को आप लोग ध्यान से देखिए और फिर उत्तर करिए। बताइए क्या आएगा इसका उत्तर। प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित सारे प्रश्न रहेंगे मेरे प्यारे साथियों, मेरी प्यारी बहनों। आप सबके लिए हम चयनित हैं, चयन कराएंगे, शिक्षक है, शिक्षक बनाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, आनुवांशिक विधि। साथियों, जब हम बात करते हैं आनुवांशिक विधि की, तो एक ऐसी विधि है जो चली चलाई विधि कहलाती है, मतलब पारंपरिक विधि कहते हैं इसे, आनुवांशिक विधि को भी। तो यहाँ पर आपका आनुवांशिक विधि स्वयं सिद्ध विधि नहीं कहलाती। बाकी यूक्लिड विधि, गैर यूक्लिड विधि और औपचारिक स्वयं सिद्ध विधि, ये तीनों स्वयं सिद्ध विधि कहलाते हैं। ठीक, चलिए लाइक कर देंगे। सेकेंड क्वेश्चन पर लेकर चलूँगा आप सबको मैं। मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सेकेंड नंबर प्रश्न, गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। जब हम इस प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न बोल रहा है प्रतिचित्रण। प्रतिचित्रण की जब हम बात करते हैं तो ऑप्शन देखेंगे आप लोग। सत्य नहीं पूछा है। प्रतिचित्रण स्थानीय चिंतन को बढ़ाता है। प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है। प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। प्रतिचित्रण का गणित के कई विषयों से समाकलन किया जा सकता है। सत्य नहीं पूछा है। बताइए इस प्रश्न का उत्तर। इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रतिचित्रण मतलब किसी एक चित्र को देखकर दूसरा चित्र बनाना, ये कहलाता है प्रतिचित्रण अपनी समझ के अनुसार। ठीक, तो देखिए क्या प्रतिचित्रण के द्वारा स्थानीय चिंतन बढ़ता है। सत्य नहीं पूछा है। प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है। प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। प्रतिचित्रण का गणित के कई विषयों से समाकलन किया जा सकता है। समाकलन मतलब होता है कि गणित विषय को अन्य विषयों के साथ में पढ़ाना, टीचिंग करना, मिलाकर पढ़ाना। प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचन को बढ़ाता है, बिल्कुल, मतलब छोटा बड़ा को बताता है। स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है, बिल्कुल सही है कि कौन सी रेखा किस जगह पर है, बच्चा उस रेखा को दिमाग में बिठालकर दूसरा चित्र बना रहा होता है, तो स्थानिक चिंतन का भी विकास होता है। परंतु यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि लास्ट सी नंबर ऑप्शन, प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है बोल रहा है। बिल्कुल नहीं है भाग। गणित में भी तो हम चित्र बनाते हैं, बच्चा गणित में चित्र बनाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सत्य नहीं पूछा, इसलिए सी नंबर ऑप्शन ठीक हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों, तो लाइक कर देंगे। थर्ड नंबर प्रश्न आपके साथ लूँगा, 2 अंकी संख्या को दूसरी 1 अंकी या 2 अंकी संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है। अब ये प्रश्न आप सबके लिए अवधारणात्मक प्रश्न है प्यारे मित्रों, मतलब इस प्रश्न से आपकी समझ विकसित होगी। और ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं आपके पेपर में अवधारणात्मक प्रश्न। तथ्यात्मक प्रश्न बहुत कम ही आते हैं। चलिए, तो पूछ रहा है कि 2 अंकी संख्या को दूसरी 1 अंकी या 2 अंकी संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है। मतलब मान लीजिए 2 अंकी एक संख्या है, जैसे मान लीजिए 23, उसको दूसरी 1 अंक से, मान लो 1 अंक से या फिर 2 अंक से ही गुणा करना हो 32 से, तो उसको समझने के लिए आपके पास कौन सी जानकारी होना आवश्यक है। योग का क्रम विनिमय, गुणन का क्रम विनिमय, गुणन योग पर वितरण के रूप में, गुणन विभाजन के प्रतिलोम के रूप में। बताइए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। देखिए, हम बात करते हैं क्रम विनिमय नियम की, तो आप सबको पता है क्रम विनिमय नियम क्या होता है।
उसमें हम क्या करते हैं क्रम विनिमय नियम में आधा आधा दोनों साइड बराबर करके बांट देते हैं, है ना, मतलब गुणे को जोड़ की सहायता से अपन हल कर देते हैं। तो यहाँ पर तो गुणे गुणे की बात कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा आपका। गुणन का क्रम विनिमय गुण, ये भी नहीं होगा। गणन विभाजन के प्रतिलोम विभाजन नहीं है। यहाँ पर प्यारे मित्रों गुणन योग पर वितरण के रूप में देखने को मिलता है आपका उत्तर, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए 39 नंबर आपके साथ लूँगा मैं नया प्रश्न। अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं कौन सी हैं? बहुत प्यारा प्रश्न पूछा है, ये सबको पता होगा कि कौन कौन सी प्रक्रिया हम लोग यूज करते हैं गणित में। योग करते हैं, भाग करते हैं, परिमाप करते हैं, क्षेत्रफल करते हैं, परिकलन, संगणना, रचना करना और समीकरण बनाना, योग गुणा भिन्नों का दशमलव में बदलना एवं सम आकृतियों की रचना करना, योग, व्यकलन, गुणन और भाग। बिल्कुल सही है, योग करते हैं, व्यकलन करते हैं, गुणा करते हैं और भाग करते हैं, ठीक, इस तरह से। 40 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता ही आता है। बैन हिले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वे क्या हैं, कौन से स्तर में हैं, बताइए। आप सबको पता है वैन हिले ने 4 प्रकार के स्तर बताए थे, है ना, जिसमें हम लोग चित्रों के माध्यम से, फिर औपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन, विश्लेषण, संश्लेषण, इस प्रकार से क्रियाएं करते हैं ज्यामितीय स्तर पर। तो उनके स्तर के अनुसार यदि बच्चा आकृति के दिखावट के अनुसार उसे वर्णित और वर्गीकृत कर सकता है तो वो कौन से स्तर में हैं, बताइए। स्तर 1 विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन या मानसिक चित्रण। जब बच्चा किसी भी आकृति के दिखावट को देखकर उसको वर्णन कर सकता है खुद से और उसको अलग अलग कर सकता है तो वो प्यारे मित्रों नोट करना मानसिक चित्रण में आता है, मतलब माइंड मैपिंग में आता है। मान लीजिए बच्चे को आपने क्लास को देखने को कहा, क्लास की बनावट, एक कक्षा की बनावट या एक कमरे की बनावट, 4 प्रकार के कोने हैं, तो बच्चा इन 4 प्रकार के कोनों को देखकर खुद की आकृति बना सकता है और उसका वर्णन कर सकता है कि ये क्या है, आयत है, क्या है ये आयत है, बता सकता है। तो इसका मतलब बच्चे के अंदर मानसिक चित्रांकन के गुण विकसित हो गए हैं। समझ में आ गया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ लूँगा मैं। निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है? अब यहाँ पर बहुत प्यारा प्रश्न आया है। प्रश्नों के प्रकार से प्रश्न है, एक खुला अंत वाला प्रश्न और एक बंद अंत वाला प्रश्न। 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं, एक खुला अंत वाला और एक होता है बंद अंत वाला प्रश्न, ठीक, इस प्रकार से। तो आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करते हैं? कोई 2 संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए। 15 गुणित 3 का मान ज्ञात करिए। अब समझना, यहाँ पे कुछ टर्म बता रहा हूँ मैं। खुला अंत वाला प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जहाँ पर बच्चे को पूर्ण स्वतंत्रता होती है अपने आंसर लिखने की, और बंद अंत वाला प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जहाँ पर बच्चा एक ही बार में उत्तर आ जाता है। खुले अंत में स्वतंत्र रूप से आप बहुत सारे उत्तर निकाल सकते हैं और बंद अंत में आपको एक ही बार में उत्तर आ जाता है, मतलब एक ही उत्तर होगा, एग्जैक्ट उत्तर। खुले अंत में बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। आगे समझ में, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप बच्चों को बोलें कि सब लोग अपने अपने बारे में बताइए, तो बच्चा अपने बारे में अच्छे से बताएगा, है ना। इसके साथ साथ बच्चों से यदि आप पूछें कि 5 का पहाड़ा सुनाओ, तो बच्चा 5 का पहाड़ा सुना देगा, तो वो बंद अंत वाला प्रश्न हो गया। और खुला अंत वाले प्रश्न में बच्चा स्वतंत्र रूप से अपने बारे में बताता है, मतलब स्वतंत्र है वो। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि खुला अंत वाला प्रश्न है? आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करते हैं? कोई 2 संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो। कोई संख्या रेखा का प्रयोग करके 3 बार 15 का मान ज्ञात करिए। 15 गुणित 3 का मान ज्ञात करिए। अब देखिए ये तीनों ऑप्शन एक ही जैसे हैं, है ना, मतलब एग्जैक्ट आंसर आएगा बंद अंत वाला। पर यहाँ देखिए आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करते हैं, तो अलग अलग उत्तर आएंगे इसके। हर बच्चा अपनी अपनी तरह से बताएगा, है ना। इस प्रकार से कोई जोड़ के बता देगा, है ना, कोई जोड़ के बता देगा और कोई गुणा करके बता देगा। 15 गुणित 3 ऐसा कर देगा,
या फिर कोई बच्चा क्रम विनिमय का प्रयोग करके बता देगा, इस तरह से, है ना। चलिए क्वेश्चन लूँगा नेक्स्ट आपके साथ में, समझ में आ गया है तो शेयर करना है। प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृति को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। वे हाइल के अनुसार वह ज्यामिति के किस स्तर पर हैं। अब हाइल ने भी कुछ चीज़ें बताई हैं। वैन हिले पूछ रहा है, ये हाइल नहीं है, वैन हिले है, ये वैन हिले के पूछ रहा है। क्या बोल रहा है कि प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृति को उनकी दिखावट के आधार पर बांट सकते हैं। वही वाला प्रश्न फिर से पूछ लिया है, रिपीट हो गया है थोड़ा सा। आपका उत्तर मानसिक चित्रण आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लूँगा आपके साथ में। प्रायः शिक्षार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करते हैं दशमलव संख्याओं पर, और उदाहरण के लिए 0.50 0.5 से बड़ा है। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण क्या हो सकता है। मतलब दशमलव संख्याओं में तुलना करने में, मतलब छोटा बड़ा बताने में, कम ज़्यादा बताने में त्रुटियां करते हैं। तो इस प्रकार की त्रुटि को सर्वाधिक संभावित कारण क्या हो सकता है, आपसे पूछ रहे हैं। बताइए, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना, कक्षा में इस प्रकार के सवालों के अभ्यास का अभाव, संख्या रेखा पर दशमलव संख्या के निरूपण के मूर्त अनुभवों का अभाव, शिक्षार्थियों द्वारा लापरवाही बरतना। इस प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग। मतलब ये कि बच्चा दशमलव संख्याओं में समस्या बता रहा है ना, तो इस प्रकार की त्रुटि का क्या कारण हो सकता है। क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आ रहा है समझ में दोस्तों। मतलब बच्चे को शून्य की सार्थकता पता नहीं है कि शून्य की क्या सार्थकता होती है, वो किस काम में आता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लूँगा। पियाजे वाला प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है। पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन का सीखना होता है, सामाजिक अनुदेशन का सीखना होता है, और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में क्या विश्वास करते हैं। मतलब कि एक टीचर गणित के शिक्षण करते समय पियाजे के सिद्धांत का उपयोग करता है, तो वो किस तरह से देखा जाता है। सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करना, विभेदित अनुदेशन का प्रयोग करना, चौक और टॉक पद्धति का उपयोग करना, क्लास में बहुत सारे हस्त परिचालकों मैनिपुलेटिव्स और प्रयोगशाला गतिविधियों का प्रयोग करना। बताइए पियाजे के अनुसार कौन सा कथन सही होगा। बिल्कुल आपका प्रश्न यहाँ पर देखिए सामाजिक अनुदेशन की बात कर रहा है। तो सामाजिक अनुदेशन मतलब ये होता है कि समाज में उपस्थित क्रियाकलापों के द्वारा परिचर्चा, चर्चा, परिचर्चा, परियोजना के द्वारा गणित का अध्यापन कराया जाना। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलूँगा मैं। गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना किस में शामिल है। मतलब आप कोई भी सवाल हल कर रहे हैं, तो आप गणित हल कर रहे हैं, तो इसमें सवाल को हल करना किस प्रकार की क्रिया है। अनुमान लगाना, व्यापक हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग करना, क्रियाकलाप आधारित उपागम। बताइए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। अनुमान लगाना, सवाल हल करने के लिए अनुमान लगाते हैं, बिल्कुल है। व्यापकता भी होती है, हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग भी करते हैं, क्रियाकलाप आधारित उपागम। अब देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्रियाकलाप आधारित उपागम। मतलब क्या कि आप एक्टिविटी कर रहे हैं, किसी प्रकार के सवाल को हल करने के लिए एक्टिविटी कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये तीनों प्रक्रियाएं आ जाएंगी। ए, बी, सी, डी नंबर ऑप्शन में तीनों ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लूँगा मैं। गणित शिक्षण की आगमन विधि का सिद्धांत किस ओर संकेत करता है। ये वाला प्रश्न मैंने बहुत पहले आप सबके साथ लिया है। निगमन और आगमन विधि आप सबको पता है, अब ज़्यादा इस पर नहीं बताऊंगा मैं, इसकी वीडियो बनी हुई है। अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से अज्ञात की ओर है, अज्ञात से ज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। 46 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए। आगमन विधि पता है आप सबको। इसमें हम लोग बच्चों को पहले उदाहरण बताते हैं, उदाहरण की सहायता से बच्चा नियम या सिद्धांत तक पहुंचता है। निगमन विधि में आप सबको पता है कि बच्चे को पहले हम सिद्धांत बता देते हैं और सिद्धांत की सहायता से वो उदाहरण तक या नियम तक, उदाहरण तक पहुंचता है। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग करेंगे सामान्य से विशिष्ट की ओर। आगमन विधि में हम बच्चों को उदाहरण बताते हैं, उदाहरण की सहायता से बच्चा कहाँ पहुँचता है, नियम या सिद्धांत तक पहुँचता है, इसलिए हम सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं। ठीक इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। बीजगणितीय सूत्र का अधिगम क्या है।
मतलब बीजगणितीय सूत्र से बच्चा क्या सीखता है? बताइए, प्रश्न का उत्तर बताइए। विशिष्टीकरण, व्यापीकरण, अमूर्तकरण या इनमें से कोई नहीं? बीजगणित के माध्यम से प्यारे मित्रों आप सबको याद रखना है कि बच्चा विशिष्टीकरण करना सीखता है, मतलब विशिष्टता सीखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे आपके साथ हम। 48 नंबर प्रश्न, बताए गए नियमों को उदाहरण में प्रयोग कर उनकी पुष्टि करना किस शिक्षण विधि से संबंधित है? अब भी बताया मैंने, बताए गए नियमों को उदाहरण में प्रयोग कर, ठीक है, उनकी पुष्टि करना। आपको नियम बता दिए गए पहले, मतलब कौन सा विधि होगा? निगमन, आगमन, संश्लेषण या विश्लेषण? बताइए, प्रश्न का उत्तर बताइए। आपको पहले ही नियम बता दिए गए हैं, मतलब आप निगमन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, यदि पहले उदाहरण बताए गए होते, उदाहरण से नियम तक पहुंचते तो आगमन विधि होती। ठीक, चलिए नियम से उदाहरण की ओर किस शिक्षण विधि से संबंधित है? बिल्कुल नियम से उदाहरण की ओर, अब भी बताया मैं, निगमन विधि कहलाता है। हम लोग नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, उदाहरण से नियम की ओर जाएं तो आगमन विधि। ठीक, एक विद्यार्थी 8 मीटर, या फिर से एक अवधारणात्मक प्रश्न पूछा है, एक विद्यार्थी 8 मीटर लंबे व 5 मीटर चौड़े आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए निम्न क्रिया का परिमाप 8 + 5 + 8 + 5 26 मीटर विद्यार्थी का हल किस शिक्षण विधि पर आधारित है? बताइए, मतलब आयत का परिमाप निकालना है बच्चे को, तो वो चारों भुजाओं को जोड़ रहा है, तो बताइए उसका उत्तर सही है किस विधि पर आधारित है? आगमन विधि पर, निगमन विधि पर, विश्लेषण विधि पर या संश्लेषण विधि पर परिमाप ज्ञात करना है? बताइए, प्रश्न का उत्तर बताइए। अभी तक तो समझ में आ ही गया होगा, मतलब बच्चा उसका उत्तर निकालना चाहता है और ये इस प्रकार के उदाहरण को हल कर रहा है। अभी उसको ये नहीं पता कि परिमाप क्या है, तो वो उदाहरण हल कर रहा है, उदाहरण के हल करते हुए वो नियम तक पहुंच रहा है, मतलब आगमन विधि का प्रयोग कर रहा है। किस विधि का प्रयोग कर रहा है दोस्तों? आगमन विधि का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सी विधि देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है? बहुत प्यारा प्रश्न है, प्रश्न पूछेगा निम्न में से कौन सी विधि देखो, सुनो और समझो पर आधारित? बताइए, प्रयोगशाला विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि या अनुसंधान विधि? इस प्रश्न के ऑप्शन पढ़ने पर आपको समझ में आ रहा होगा। प्रयोगशाला विधि में हम प्रयोग करते हैं, व्याख्यान विधि में व्याख्यान देते हैं, अनुसंधान विधि में हम लोग भी प्रयोग करते हैं, पर प्रदर्शन विधि में प्यारे मित्रों हम प्रदर्शित करते हैं चीज़ों को, और उसमें बच्चे देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लूँगा आपके साथ में। 52 नंबर प्रश्न देख पा रहे हैं वाली स्क्रीन पर। एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? मतलब एक क्रिएटिव क्लास है, उसमें आप शिक्षक क्या नहीं कर सकते? विद्यार्थियों को प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए अपनी नीतियों विकसित करने देना। बिल्कुल, बच्चा खुद से हल कर रहा है तो उसकी नीतियाँ खुद से बननी चाहिए। विद्यार्थी को सूत्र रटने के लिए कहना, ऐसी परिस्थितियां बनाना जिनमें विद्यार्थी हल खोजने में प्रवृत्त हों, विद्यार्थियों को गणितीय साधनों के अपने अर्थ बनाने देना। बताइए, प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग। हम लोग क्रिएटिव क्लास में बच्चों को अवसर देते हैं कुछ नया करने की, कुछ नया सीखने की, तो विद्यार्थियों को प्रश्न हल ढूंढने के लिए अपनी नीतियाँ विकसित करने देना बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना, रटने वाली चीज़ें यहाँ पर दोस्तों गलत हो जाएंगी। ऐसी परिस्थितियाँ बनाना जिनमें विद्यार्थी हल खोजने में प्रवृत्त हों, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को गणितीय साधनों के अपने अर्थ बनाने देना, ठीक है। अब यहाँ पर नहीं पूछा है तो हमें सेकेंड नंबर ऑप्शन आपका नहीं करना चाहिए। हम बच्चों को रटने के लिए प्रेरित नहीं करते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे आपके साथ हम। वास्तविक ज़िंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है? मतलब क्या कि बच्चे की वास्तविक ज़िंदगी से गणित का संबंध बनाना है और उसके और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए, मतलब सिर्फ गणित बस नहीं, अन्य विषयों के प्रति समझ विकसित करने के लिए मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है। किस प्रकार की मूल्यांकन योजनाओं का? क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण, क्षेत्रीय भ्रमण और अब देखिए, क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, ड्रिल कार्यपत्रक, सर्वेक्षण, परियोजना, जांच सूची, क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, जांच सूची, क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण या परियोजना। बताइए, वास्तविक जिंदगी के प्रति गणित की संबंध का, है ना। प्रश्न का उत्तर बताएंगे आप लोग। बिल्कुल ऐसे
अवसर प्रदान करें जिसमें बच्चे की खुद की क्रिएटिविटी हो। तो यहाँ पर क्षेत्र भ्रमण, सर्वेक्षण और परियोजनाकार मतलब प्रोजेक्ट मेथड होना आवश्यक है। आप सबको पता है ये ऐसे ऑप्शन इसमें अनुसंधान वाले कार्य हो रहे हैं, मतलब बच्चा यहाँ पर खुद से ही लगा हुआ है, क्रिएटिव है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है पूछा है। संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना, स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना, पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए, बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना। मतलब कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दे दिए हैं, ये भी एक अवधारणात्मक प्रश्न है, आपकी समझ पर आधारित रहेगा। बताइए इस प्रश्न की जब उत्तर की आप बात करते हैं, देखिए ध्यान से, संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना, क्या पहले आप 9 बता देंगे सीधे बच्चों को? नहीं। स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना, स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय देना ठीक है और ठीक भी नहीं है, क्योंकि शून्य का स्थानीय मान शून्य होता है। पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए, ये भी हो सकता है। बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय देना चाहिए, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। ठीक है, अब इस प्रश्न का उत्तर आप सबको बता दूं कि विभाग ने इस प्रश्न का उत्तर डी माना है। बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, मतलब संख्या के प्रति ज्ञान विकसित हो जाए उसके बाद शून्य का परिचय दें आप, ऐसा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलूँगा। 2 या 2 से अधिक विमाओं वाली वस्तुओं के मापों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? मतलब 2 या 2 से अधिक विमा मतलब 3D इमेजेस की तुलना करने के लिए आपके लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त विधि होगी? ऑप्शन देखिए, अप्रमाणित इकाइयों का प्रयोग, आकलन, प्रेक्षण या अध्यारोपण। हम बात करते हैं यहाँ पर एक एक करके सारे ऑप्शंस की। यहाँ पर देखेंगे आप लोग, अप्रमाणित इकाइयों का प्रयोग करेंगे, अप्रमाणित ठीक है, आकलन करेंगे, प्रेक्षण करेंगे, अध्यारोपण करेंगे। देखिए प्रेक्षण करना क्या होता है, मतलब सामने से देखना उन वस्तुओं को। बच्चा जब सामने से देखता है तो क्या करता है, ज़्यादा अच्छे से सीखता है, प्रेक्षण करना। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? मतलब बच्चे में संख्याओं के प्रति अवधारणा विकसित हो गई है तो उसके प्रति कौन सी समझ महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? पंक्तिबद्धता, गणना, अंक लिखना, संरक्षण। मतलब क्या कि बच्चा हर संख्या को पंक्तिबद्ध कर ले, उनकी गणना कर ले, अंक लिख ले और संरक्षण कर ले। संरक्षण मैंने बताया था आप सबको क्या होता है कि मतलब हर चीज़ को सही मान लेना, भले ना हो। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए मैंने बताया था आपको ये वाला 2 प्रकार के बर्तन बताए थे, ये पियाजे के संगठनात्मक विकास से संबंधित है। अब ये थोड़ा चौड़ा ही लंबा है, तो बच्चा क्या सोचता है कि इसमें ज़्यादा पानी भरा हुआ है, किसमें, लंबे वाले में, तो ये संरक्षण कहलाता है। ठीक है, इस तरह से बताइए, इस प्रश्न का उत्तर बताइए, कौन संख्या के प्रति महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? यहाँ पर प्यारे मित्रों संरक्षण महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे आपके साथ में। गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? कि बच्चा गणित में गणना अच्छे से कर ले, उस प्रकार के स्किल को डेवलप करना है तो क्या बढ़ा सकता है? कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, संकल्पना और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद से अधिक अभ्यास कराना, केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर या केवल एल्गोरिदम का वर्णन करके। मतलब कक्षा गणित में गणना संबंधी कौशलों का विकास करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? बताइए, ऑप्शंस बताइए। हम इस प्रश्न की जब उत्तर की बात करते हैं, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, मतलब ऐसे कार्य का आयोजन करें जिसमें बच्चे की लर्निंग बाय डूइंग हो, बच्चा खुद करके सीखे। ठीक, तभी उसकी गणना कौशलों का विकास हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लूँगा। एक छात्र फर्श पर अपनी पुस्तक रखकर उसके चारों ओर पेंसिल से लाइन खींचता है। खींची गई लाइनों की लंबाइयों का योगफल कौन सा है? मतलब टेबल पर या फर्श पर पुस्तक रखकर उसके चारों ओर पेंसिल से लाइन खींचता है।
खींची गई लाइनों की लंबाइयों का योगफल कौन सा है? किताब का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का परिमाप या किताब का परिमाप? बताइए। चारों ओर का माप पूछ रहा है। बच्चे ने किताब की लंबाई निकाल दी चारों तरफ से। अब ये क्या है मुझे बताइए, आप लोग खुद बताइए। हमने चारों ओर से उसकी क्या कर दी, लाइन खींच दी, तो क्या कहलाता है? चारों ओर का माप क्या कहलाता है दोस्तों? परिमाप। तो ये किसका परिमाप होगा? आप सबको पता है, किताब का परिमाप होगा। समझ में आ गया है दोस्तों? चलिए इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन लूँगा मैं। एक विद्यार्थी गिलास में भरे हुए पानी को गिलास का आयतन बताता है। गिलास में भरे हुए पानी को गिलास का आयतन बताता है इस तरह से, मतलब भरा हुआ जो पानी है वो किसका आयतन है बोल रहा है? गिलास का आयतन है। ठीक है, आयतन की मतलब छात्र को क्या स्पष्ट नहीं है? आयतन की अवधारणा, आयतन की माप, आयतन का सूत्र या आयतन की इकाई? बताइए, प्रश्न का उत्तर बताएंगे। 59 नंबर। देखिए, यदि बच्चे ने गिलास में भरे पानी को गिलास का आयतन बताया, मतलब बच्चे के अंदर आयतन की इकाई का पता नहीं है, मतलब आयतन की क्या इकाई होती है उसका स्पष्ट ज्ञान बच्चे को नहीं है। ठीक है, चलिए इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब गणित सिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सवाल हल करने की क्षमता का विकास करना चाहिए, सूत्र याद करने की क्षमता का विकास करना चाहिए, तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना चाहिए, समस्याओं के हल करने की क्षमता का विकास करना चाहिए? प्रश्न का उत्तर बताएंगे आप लोग। सवाल हल करने की क्षमता का विकास करना चाहिए, सूत्र याद करने की क्षमता का विकास करना चाहिए, तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना चाहिए, समस्याओं की हल करने की क्षमता का विकास करना चाहिए। देखिए, जब हम बात करते हैं गणित शिक्षण की, तो बच्चे के अंदर समस्याओं के हल करने की क्षमता का विकास करना चाहिए, ठीक है। तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास भी करना चाहिए। सूत्र याद करने वाली बात ऐसी नहीं होनी चाहिए, सूत्र हमें बच्चों को याद नहीं कराना है। सवाल हल करने की क्षमता का विकास करना चाहिए, ये भी सही है। पर तीनों प्रश्नों में एक ऐसा ऑप्शन आपको निकालना है। बताइए, प्रश्न का उत्तर बताइए। जब हम बात करते हैं गणित की, तो गणित में हम लोग ज़्यादातर बच्चों के प्रति तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना आवश्यक है। यदि बच्चा तार्किक ढंग से सोचना लगेगा तो बच्चा हर समस्या का समाधान ऑटोमेटिकली कर लेगा। बच्चे के अंदर ये वाली समझ विकसित हो गई कि हमें क्या, क्यों, कैसे करना है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? आपसे पूछ रहा है निम्न में से कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? योजना, मार्गदर्शन, शिक्षण या बजट बनाना, मतलब अध्यापक नहीं करता वाला काम। बताइए, प्रश्न का उत्तर बताइए। बजट बनाना, बिल्कुल सही। बजट बनाने का कार्य तो सरकार का है, टीचर का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। सेकेंड लास्ट प्रश्न रहेगा आपके लिए। मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग किसमें होता है? जीवन की गतिविधि में गणित का सर्वाधिक प्रयोग सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक या आर्थिक? बिल्कुल सही। बताइए प्रश्न आप लोगों का आर्थिक कार्य में, जहां हम धन और पैसे लेन देन का कार्य करते हैं, वहाँ पर गणित का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। लास्ट प्रश्न लूँगा आपके साथ में। आपकी समक्ष से एक अध्यापक के लिए कौन सा कौशल अति आवश्यक होगा? आपकी समझ में, सॉरी समक्ष नहीं लिखा है, समझ लिखा है। ठीक है, एक अध्यापक का कौन सा कौशल अति आवश्यक होगा? बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही है। बच्चों के लिए सही सूचना रखना, बच्चों से विषम वस्तु का स्मरण कराने की योग्यता, बच्चों को परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन के योग्य बनाना। हम जब बात करते हैं टीचर की, तो हम बच्चों के मन में इस प्रकार के कौशलों का विकास करें कि बच्चा हर ज्ञान की खोज खुद से कर सके। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की सुपर क्लास। शेयर करना है, लाइक करना है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।